ये बहुत बड़ा निर्णय आज आया है और स्वागत योग्य है। और आज अगर पूरे निर्णय को पढ़ा जाए तो दो महत्वपूर्ण विषय निकल के आते हैं। एक तो क्लैरिटी और एक ट्रांसपेरेंसी कि जो भविष्य की पॉलिसी हो वो क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी पर निर्धारित हो, जिससे कि कोल आवंटन एक महत्वपूर्ण आवंटन है वो सही रूप से हो सके। इससे पूरे देश में एक जो निवेश का माहौल है वो सुधरेगा और हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़ेगा, इकोनॉमी में सुधार होगा। हम स्वागत करते हैं और इंतज़ार करेंगे जब तक संपूर्ण रूप से जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक हम उसके बाद ही कमेंट करेंगे। लेकिन देखें तो चूंकि एक तरह से कहा गया है कि तर्कसंगत नहीं था, पारदर्शिता की कमी थी 1993 के बाद जो भी 2008-9 तक आवंटन हुए थे, तो एक तरह से सवाल उठते हैं सारे आवंटन पर। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे आवंटन फिर इस बात की संभावना है कि रद्द हो जाएंगे, क्योंकि जब फाइनल जजमेंट आएगा तो एक तरह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी देखना होगा सरकार को। आने वाले दिनों में एक चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह कोल की कमी है देश में, कोल सप्लाई पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, अंततः निर्णय क्या होगा यह तो केवल सुप्रीम कोर्ट जानती है। इस पर हम कुछ टिप्पणी अभी फिलहाल कर नहीं सकते हैं, मगर मुझे लगता है मोटा मोटी हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था के लिए ये एक स्वागत योग्य कदम होगा। लेट देम फिनिश इट। समीर भाई, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत पहले से, यानी कि एनडीए के दौरान से भी कर दिया था। आप मानते हैं कि एनडीए के दौरान भी कुछ ऐसी गलत कदम उठे जिसके कारण आज 93 से सुप्रीम कोर्ट को एक आप अगर पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत क्लैरिटी है और उसमें केवल क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है। और जहाँ तक कैग का रिपोर्ट था, कैग के रिपोर्ट ने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही इस विषय को रखा है कि 2005 से 9 के बीच में ऑप्शन ऑफ बिडिंग वॉज अवेलेबल। बिडिंग करने का ऑप्शन था, मगर सरकार ने उस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया था और जो नुकसान हुए वो इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करने के कारण हुए। स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठा था, मगर आज जो पूरी जजमेंट आई है इससे हिंदुस्तान के अर्थनीति को, इकोनॉमी को एक बल मिलेगा। भविष्य में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो अपने क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमेशा जानी जाती है और इसी राह पे चल के हम कोल वाले विषय को और आगे तक, बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। पॉलिसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा और क्लियर रहेगा। Let this the whole issue be on English in English first. You question. Yeah? Supreme Court has talked about illegalities. It's gone right up 1993 to 2009. So it does include an NDA government also in the interim. How do you respond? If you go through the whole of the judgment of Supreme Court, you will find that the Supreme Court broadly speaks about clarity and transparency in the policy. I mean, if you would look into the kind of policies that we had right from the very beginning, I mean, there was a time in the government when it was proposed that the coal allocation should be through a process of bidding, auctioning. And the government from 2004 onwards, particularly from 2005 to 2009, had the option of taking on to the bidding route or the auction route. But for reasons best known to the previous dispensation, this decision was not taken. And I believe the kind of judgment that has been delivered today is a welcome step towards Indian economy. Coal is a very important backbone for the economy of this country, and a clear and a transparent policy for the coal allocation would surely increase not only the investor sentiment but also improve the power situation in this country. And the Supreme Court is also going to put the allocation that's starting 1st of September. So it's like to review all of the things that came before it, right from 2-3 decades ago. Now, I would not preempt as to what the Supreme Court's verdict would be. I believe we should best wait for the verdict to come on September 1st and react thereafter. So on a different issue, the RSS has demanded that cow be made the national animal. I'm considering that it's a sacred animal for the Hindus. Will BJP consider if its approach, the government is approached? Let the issue come up, we will take a decision thereafter. As far as the by-elections are concerned, how does the BJP see the result, especially with Bihar, where you see the new combination come together of two rivals who never saw eye to eye, actually doing better than BJP? I believe the by-election results of Bihar is a local effect and it should be seen in that perspective itself. Definitely it's a challenge the way the two parties have come together, but the issue is such kind of immoral coalitions do not impact the politics of this country for long. Bharatiya Janata Party has retained 4 of its 6 seats, and this itself is a welcome step, and I believe we would have been happy if we would have got more seats, but I believe this is just a warm-up exercise for the future elections,
let us wait, and we are sure that the kind of development agenda that this government is taking up, Bharatiya Janata Party will emerge as a winner in the coming assembly elections. सर, आपके साथ ही शिवसेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान से बात करने से मना किया और साथ के साथ जो लाहौर से बस चलती है उस पर भी पाबंदी लगाने की बात की है, तो इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड? नहीं, बीजेपी इस पर चिंता करेगी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने हाल फिलहाल में बहुत कड़े संदेश भेजा है पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में भाषण देते हुए स्पष्ट रूप से पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा, और जिस प्रकार से 25 अगस्त को जो वार्ता होना था उस वार्ता को हमने कैंसिल किया, इससे एक बहुत सख्त संदेश गया है। जिस डिप्लोमेसी की हम पहले से बात करते थे कि भारत पाकिस्तान के बीच की जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ कमी है, इस सरकार ने ये सिद्ध किया है कि इस डिप्लोमेसी में एक रीढ़ की हड्डी बनी है। स्पाइन ऑफ द डिप्लोमेसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन फाउंड फाइनली। तो मुझे लगता है जो भी हमारे सहयोगी दल हैं, हम उनके विषयों पर चिंता करेंगे और जो उचित होगा जरूर कदम उठाएंगे। सर, सियासी गलियारों में एक लफ्ज़ जिहाद का एक शब्द उभर रहा है, तो बीजेपी इसको क्या सोचती है? शब्दों पे मत जाइए, आप तथ्यों को समझें। उत्तर प्रदेश में आज जो परिस्थिति है वो दयनीय है। कानून परिस्थिति चरमरा गई है। महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि महिला आज सड़क पर बिना सेफ्टी की घूम रही हैं, और ये तमाम चीज़ मीडिया के माध्यम से और वहाँ की जनता के माध्यम से पूरे विश्व के सामने आ रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से इन विषयों को लेकर चिंतित होना ये किसी भी पार्टी का फ़र्ज़ बनता है, और चूँकि हम वहाँ एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा के चुनाव में उभर के भी आए हैं, तो हमें इन विषयों पर चिंता करना चाहिए, और हम वो कर रहे हैं। संबित जी, उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग कब तक अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर देंगे? ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय आने पर उपचुनाव के जो प्रत्याशी है घोषित करेगी। बिहार की See, a wave is always seen in the oceans. Wave is never to be calculated in rivers and rivulets. So this is a localized effect, and I believe the local phenomena has to be seen with a local perspective. And I don't see this as a defeat. Well, yes, we would have been happy if we would have got a few more seats. This is not a defeat. We have managed to retain 4 of our 6 seats that we had won in 2010. And in spite of the fact that there was some kind of anti-incumbency because we were having those seats, and in spite of the fact that all other political parties had to come together to show the BJP down, in which they did not succeed. सर, बिहार में there is this new term that has been coined, which was almost a part of a resolution, but didn't quite make it to the resolution. Love Jihad, the UP state president even talks about it in his speech. Doesn't it put some of your own leaders in trouble, especially given that they have married it into religious? No, I believe there is no term called as almost a part of resolution and then did not make to the resolution. Whatever is in resolution is a resolution. So I believe the word Love Jihad does not find mention in the resolution, but the intention behind all this has to be seen. And the intention is the dwindling law and order situation in Uttar Pradesh. The intention is that the safety of women in Uttar Pradesh has to be enhanced. And this is a very important and a serious issue. And a political party which has won most of the Lok Sabha seats in Uttar Pradesh definitely has to show concern and has to work for these. बिहार में भी Some of your own leaders in a tough spot when you are making this allegation that majority community versus, approvals are coming from a minority. No one is commenting upon love. No one is trying to put a boundary on love. Love is a sacrosanct institution in itself, and we have nothing against it. All that we are trying to say is, in the name of love, in the name of luring someone, if a fraud is committed and the woman in question is put in a tight spot, that is where the politicians have to be awake, aware, and have to see to it that law and order situation is properly managed. समिति, एक और सवाल है जम्मू कश्मीर को लेकर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर थे, वहाँ पर उन्होंने आज सभा को संबोधित भी किया। क्या अब बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर जीतने का भी है? जहाँ तक चुनाव के लिहाज से सवाल हो चुकी। देखिए, बीजेपी के लिए बहुत कठिन राज्य रहा है, चुनाव जरूर लड़ती रही आपकी पार्टी, लेकिन कभी गंभीर चुनौती विधानसभा चुनाव में नहीं देखी। नहीं, स्वाभाविक रूप से ना केवल जीतने का है जम्मू कश्मीर, बल्कि ये हर कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर का मानता है कि हम ही जीतेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर की परिस्थिति रही है, कांग्रेस और जो वहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिनकी गठबंधन की सरकार चल रही थी, वो भी आज टूट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। केवल इसलिए अलग हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, जनता के वायदों को पूरा नहीं किया है।
और जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में 6 में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है, जिस प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है, स्वाभाविक रूप से यह जो काम हो रहा है जम्मू कश्मीर में भाजपा का, ये जीत की ओर ही हम जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिस प्रकार का उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है और जिस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश में जीत को हासिल करके दिखाया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। और जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो जम्मू कश्मीर के प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में एक उमंग बैठता है और ठीक उसी के विपरीत जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके मन में एक भय की परिस्थिति सृष्टि होगी। क्या कोई टारगेट रखा गया है विधानसभा चुनाव के लिए, जैसा कि आप लोकसभा चुनाव के लिए 272 प्लस उसके बाद 300 पर पहुंच गए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि 44 प्लस सीट आए और हम बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में अपना सरकार बनाएं। दिल्ली के सीवीओ संजीव चतुर्वेदी जो एम्स के थे, उनको हटाए जाने पर आम आदमी पार्टी डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की मांग कर रही है, आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आम आदमी पार्टी को हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ वो अब्यूजिंग और अक्यूजिंग पार्टी है, AAP, और वो हमेशा ही किसी न किसी के इस्तीफ़ा की मांग करती रही है। अच्छा होता कि वो खुद अपने आप को सरकार से अलग नहीं करते, सरकार चलाते, लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं। राजनीति में जो जनता के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं करते हैं, जो जनता के सपनों को अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछने का सवाल ही नहीं उठता है। आपको क्या लगता है वैसे उनका इस्तीफा सही लिया गया? नहीं, इस विषय में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया है कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं थी उस पद के लिए, उनके व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई सवाल जवाब नहीं किया गया है, एलिजिबिलिटी नहीं थी। CVC ने उनके पोस्ट को रेटिफाई नहीं किया था, CVC ने पैनल मांगा है, स्वाभाविक रूप से इन कारणों से वो आज पद पे नहीं। CBI ने प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पारेख को उन्होंने आरोपी बनाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब वो प्रधान सचिव थे उन्होंने 3 कोयला आवंटन को उन्होंने गलत तरीके से दिया है। क्या आप बीजेपी से वोट के आने के बाद वो PC पारक जी कहते हैं बीजेपी इस पर क्यों रिएक्ट करे? इट्स डन। बिहार के उपचुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन है, इससे बीजेपी खुश है या ना खुश है? नहीं, स्वाभाविक रूप से हम खुश होते अगर हम 10 के 10 सीट जीत जाते, मगर हम इसे हार के रूप में भी नहीं देखते हैं। यह एक क्षेत्रीय विषय है और क्षेत्रीय रूप में ही देखना चाहिए इसे। हम 6 में से 4 सीट अपनी बना के रख पाए हैं, 2 सीट हम नहीं जीत पाए। एंटी इनकम्बेंसी भी होता है उसके बावजूद, क्योंकि हम वहाँ 2010 से हैं, फिर भी हम 4 सीट बना के रख पाए। और बाकी सभी पार्टियों के महागठबंधन के बावजूद भी हमें केवल 2 सीट का नुकसान हुआ। ये दर्शाता है कि भाजपा का वर्चस्व बाकी सभी पार्टियों से कितना ऊपर है। आने वाले असेंबली इलेक्शन में आपको खतरा हो सकता है इसी गठबंधन से? देखिए, हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। राजनीतिक पार्टी के रूप में हम ये कह दें कि हमें कोई चैलेंज नहीं है तो ये एरोगेंस होगा, ये घमंड होगा। मैं घमंडी नहीं दिखना चाहता हूँ, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और हम बिल्कुल दृढ़ रूप से जानते हैं कि जीत हमारी होगी आने वाले समय।